नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। राजस्थान की माटी से दूरी का सवाल ही नहीं, राजस्थान मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, ये कहना है लोकसभा स्पीकर के तौर पर 2 साल पूरे कर चुके ओम बिरला का। फर्स्ट इंडिया के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अलग अलग दायित्व मिलते हैं, ऐसे में उन्हीं के अनुसार काम करना होता है। उन्होंने कहा कि हमेशा राजस्थान को आगे रखने का प्रयास रहता है। ओम बिरला का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। हमारे साथ आज वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जिन्होंने ना सिर्फ संसदीय परंपराओं को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदला है और हंसते हंसते विरोधियों के दिल में बस गए हैं। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की। फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको बधाई देता है कि इतने चुनौतीपूर्ण इस कार्यकाल को आपने इतने बेहतर तरीके से पूरा किया है। स्पीकर साहब, आज आपने अपने कार्यकाल के पूरे 2 साल पूरे कर लिए हैं। आप 2 बार के सांसद बने और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। कैसे आपने अपने ये 2 साल और इस कार्य को आगे बढ़ाया है? निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था और मैं कह सकता हूं कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसका क्रियाशील गतिशील हमारी लोकतंत्र की संसद, जिसमें देश के महान विभूति प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, माननीय अध्यक्षों के रूप में काम किया। 7वीं लोकसभा का ये सत्र निश्चित रूप से जब संभाला चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन इसके साथ साथ देश की मौजूदा परिस्थितियों के अंदर हम किस तरीके से संसद के माध्यम से देश का जन कल्याण कर सकते हैं, इसके लिए एक भावी योजना बनाने के लिए भी लोकतंत्र का मंदिर सबसे उपयुक्त संस्था है। मैंने कोशिश की सभी दल के नेताओं से, सभी मान्य सदस्यों से, देश के प्रधानमंत्री जो सदन के नेता होते हैं, अन्य दल के प्रमुख दलों के नेता होते हैं, उनसे सबका सहयोग लेकर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित रूप से चले और परिणामदायक रहे, इसका एक प्रयास किया गया। स्पीकर साहब, पहली बार जिस दिन आपने कुर्सी संभाली, आप कुर्सी पे बैठे होंगे, आपको ये लगा होगा कि मेरे से पहले कई बड़े विद्वान भी इसमें बैठ चुके हैं और ये वो कुर्सी है जहां से कई बार संविधान में भी बदलाव हुए हैं, बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो जब आप इस कुर्सी को संभाल रहे थे तो कितना दबाव था आपके ऊपर? खुद का दबाव, एक सामाजिक दबाव, एक जो एक्सपेक्टेशन का दबाव? ये बात सही है अदिति, ये जो दायित्व था इसमें कई हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में भारत का संविधान बना, आज़ादी के बाद देश के विकास की योजनाएं बनी, कानून बनाए, लोगों की जनभावनाओं के अनुसार नई नई परंपराएं बनी, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन उन सभी माननीय अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को भी स्थापित किया और संवैधानिक मूल्यों को भी प्रतिस्थापित किया। और इसके साथ साथ हमारे इस आसन की, इस कुर्सी का उन्होंने मर्यादा बढ़ाने का काम किया और कोशिश की कि एक निष्पक्ष और निर्वाध रूप से सदन के सभापति के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में इसकी निष्पक्षता बनी रहे। ये हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों के कारण ही आज सदन में एक अच्छी परंपराएं बनी हुई है कि सभी मान्य अध्यक्षों ने इसकी आसन की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया है। स्पीकर साहब, बहुत सारे लोग आए, जैसा मैंने कहा इससे पहले, और बहुत सारे इतिहास भी रचे गए, लेकिन शायद आपका कार्यकाल, वो भी शुरुआती 2 कार्यकाल ऐसे रहे जिसमें बहुत ज़्यादा चुनौती थी। और जैसा मैंने पहले कहा कि आपने आपदाओं को अवसर में बदला है। इतनी चुनौती थी कि जब देश में महामारी पहली बार, जो एक्सपीरियंस नहीं कि ऐसे हालात में करना क्या है, और ना सिर्फ कोई एक प्रदेश या कोई एक देश,
पूरे दुनिया में इस तरह की त्राहिमाम, और उस समय संसदीय परंपरा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, सत्र बुलाना और वो लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम कहते हैं, वहां पर विचारों का एक्सचेंज होना, जहां पर कोविड के टाइम पे अगर सांसद आपस में बातचीत करके कोई एक नया आइडिया लेकर आए जिससे हम देश में इस महामारी को कम कर सकें, ये सारी चीजें आप कराने की जिम्मेदारी आपकी थी। ये कैसे संभव हो पाया? बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने सत्र बुलाया, सत्र चला भी, और उससे देश में नई नई चीजें भी आई, बेहतरी हुई, विचार विमर्श हुए, आइडियाज एक्सचेंज हुए। जब मैंने दायित्व संभाला, जब सदन की कार्रवाई, पहले सदन की प्रथम सत्र की कार्रवाई 37 दिन चली, जो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व थी, जिसमें निश्चित रूप से 37 दिन की इस कार्रवाई के अंदर 35 विधेयक पारित हुए, और सबसे विशेष ये रहा कि सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से जो सदन में व्यवधान होता था, सदन बाधित होता था, सदन की पूरी कार्यवाही बिना बाधित, बिना व्यवधान के चली, और हमने पहले सत्र के अंदर 125% उत्पादकता बनाई और सभी माननीय सदस्यों की अधिकतम सक्रिय भागीदारी रही। मैं उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने देर रात्रि तक बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया, क्योंकि पहली बार माननीय सदस्य चुनकर आए थे, बहुत अपेक्षा आकांक्षाओं से चुनकर आए थे, इसलिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखना था, वहाँ की भावनाएं, वहाँ की कठिनाई, वहाँ की परेशानियों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना था। इसीलिए सभी माननीय सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विशेष रूप से महिला सदस्यों के रूप में भी ये सदन, जिसमें सबसे ज़्यादा महिला सदस्य आई, 1952 से लेकर हम चुनाव तक अभी देखें तो सबसे ज़्यादा महिला सदस्य रही, और सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी पहले सत्र के अंदर ही भागीदारी ली। ये भी अपने आप में इस सदन की विशेषता रही, और मैं कह सकता हूँ कि सभी के सहयोग से ये सदन अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भी रहा। सर, हम कोरोना काल की बात करते हैं तो अपने आप में एक चिंता बढ़ती है। अभी तक जो हम देख पाए, उसके बावजूद सदन चला। एक सवाल ये था कि कई बार ऐसा डिसीजन भी आपको लेने पड़े कि हम आपने सदन चालू किया, लेकिन आपको लगा कि 1, 2, 3 लोग संक्रमित होने लगे, तो आपको तुरंत सदन को बंद करने से लेकर जो दोबारा समय देने का, तो ऐसे डिसीजंस लेने के समय क्या रहता है आपकी भूमिका? कैसे आप मार्च के जो बजट सत्र थे उसके बीच में कोरोना संक्रमण की लहर विश्व के कई देशों में आई, भारत में भी इसकी शुरुआत हुई। उस समय लगा कि ये वैश्विक महामारी है, और उसके कारण एक तरफ बजट सत्र चलाना, संवैधानिक दायित्वों को निभाना, और दूसरी तरफ लोगों की जान बचाना, ये दो पहलू पर काम करना था। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कोविड काल के समय भी जब सदन चला, जब अधिकतम सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। जो सामान्य सदन में जितने लोग आते थे, कोविड की महामारी के समय भी उतने ही सदस्य सदन में आए, सदन में देर रात्रि तक बैठे, और चौथे सत्र में तो 167% उत्पादकता रही, जो अपने आप में इतिहास है। तो जहां उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया देश के हित में, वहाँ कोविड महामारी के विषय को भी चर्चा की, संवाद की, कि किस तरीके से कोविड महामारी की जो पहली वेव थी उसके अंदर क्या क्या परेशानी आई, और उसकी कठिनाइयों को, उनकी मुसीबतों को, जनता की भावनाओं को सदन में बताया। सरकार ने भी कोविड के अंदर जो भी काम किए वो सदन के माध्यम से देश को बताने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि वह समय चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर भी सभी लोगों ने जो संवैधानिक दायित्वों को निभाया, उसके लिए मैं विशेष रूप से सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। आप लगातार सबको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन कोविड ऐसी जगह, कोविड का काल ऐसा था जिसमें आदमी खुद की जान बचाने पे था।
आप उस जगह थे जहां पे आप किसी से मिलने के लिए मना नहीं कर सकते थे। और हाँ, इस बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं कई राज्यसभा सदस्यों से मिली, वो इस बात के लिए चिंतित भी थे और खुश भी थे कि लोकसभा के जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत बेहतर है। तो उनको ये था कि हमें भी लोकसभा जैसा सीटिंग अरेंजमेंट, हालांकि सबको सब जगह बिठाया गया, तमाम चीजें हुई, तो ये जरूर मैंने कई बार सुना, मैं बताना चाहूंगी इसमें। लेकिन आपको खुद को भी बचाना था और आपको लोगों को भी बचाना था, अपने स्टाफ को भी बचाना था और आपको अपने सांसदों को भी बचाना था और कार्रवाई भी चलानी थी। इसको संक्षिप्त में समझना चाहेंगे, ये आइडिया, ये स्ट्रैटेजी। जब कोविड संक्रमण हुआ तो हमने सभी विशेषज्ञों से सलाह ली कि किस तरीके से हम कोविड के संकट के समय सदन चला सकते हैं। तो जो विशेषज्ञों की सलाह थी कि उसमें 3 फीट दूरी होना चाहिए और आगे पीछे होना चाहिए। तो हमने दोनों सदनों के अंदर माननीय उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं उनके साथ हमने लगातार बैठक की। दोनों राज्यसभा लोकसभा के अधिकारियों ने लगातार बैठक की और ये फैसला किया कि सदन दोनों जगह चले, राज्यसभा में चले, लोकसभा में चले। और दोनों जगह हमने सदन चलाया और कोशिश की कि अपनी कोविड गाइडलाइन की पालना भी हो और साथ में अपने संवैधानिक दायित्वों को भी निभा सके। दोनों के साथ मिलकर काम किया तो मुझे लगता है कि बहुत कठिनाई नहीं आई और हमने सदन की कार्रवाई देर रात तक चलाई, लंबे समय भी चलाई और अच्छे परिणाम आए। मुझे लगता है कि हमने सब इंतजाम कर रखे थे, किसी कोई विशेष घटना नहीं घटी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के लिए 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, 1,000 करीबन माननीय सदस्य होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, इतना देश भर के अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, लेकिन हमने कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए सब को ठीक चलाया। सर, क्योंकि थर्ड वेव की भी चुनौती अभी है, वैक्सीनेशन हो रही है लेकिन थर्ड वेव की चुनौती है, तो आप फर्ज कीजिए अगर थर्ड वेव की स्थिति भी इस तरह से रहती है और आपको ये फैसला लेना पड़ता है कि जो भी सांसद है अपने अपने संसदीय क्षेत्र के किसी एक गांव में है, तो क्या आपको लगता है कि वर्चुअल संसद पॉसिबल है? और क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बेहतर है भारत में कि वर्चुअल संसद गांव में बैठे एक सांसद के लिए पॉसिबल होगा? संसद के मामले में हमने चर्चा की थी, पर अधिकतम मान्य सदस्यों का मत रहा कि संसद वर्चुअल नहीं चलना चाहिए, फिजिकल चलना चाहिए। कमेटियों के लिए, कुछ वर्चुअल कमेटियों के लोगों ने मांग की थी, लेकिन हमारे नियम प्रक्रिया के अंदर सदन की बैठक और समिति की बैठक दोनों की नियम अलग अलग हैं। समिति की बैठक में हम नियम प्रक्रिया ये कहती है कि समिति की बैठक गोपनीय रखी जाए, सार्वजनिक नहीं की जाए, ताकि समिति के अंदर जो विचार विमर्श होता है वो दल से ऊपर उठकर देश के हित में होता है। क्योंकि संसद के अंदर सीधी कार्रवाई चलती है, इसलिए कई बार दलीय सीमा में लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो मिनी संसद है, समितियां, जो मैं कह सकता हूं कि हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है, और जब हम पूरे विश्व के देशों की संसद की चर्चा करते हैं तो हमारी समितियां मजबूत भी है और कार्यपालिका को जवाबदेही भी बनाती है। इसलिए वर्चुअल होने की बात, सदन चलाने के लिए वर्चुअल होने की बात नहीं की थी, समिति के लिए वर्चुअल होने की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन हमारी नियम प्रक्रिया ये कहती है कि वर्चुअल नहीं हो सकती। और जब इसको अगर परिवर्तन करना है तो इस नियम के लिए सदन के अंदर लाना पड़ेगा, सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद नियम परिवर्तन होगा। सर, ये वो समय है जहां पर सरकार और विपक्ष, जहां पे विपक्ष सोचती है कि सरकार केवल हमारी आवाज दबा रही है, और जहां पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है, और उसी बीच में विपक्ष को ये लगता है कि अगर हमें कोई सुनेगा तो वो लोकसभा स्पीकर हैं, या आपने उनको सुनने समझने का काम बहुत सक्सेसफुल तरीके से किया। ये कैसे पॉसिबल है? और मैं उदाहरण के साथ इसलिए कहना चाहूंगी कि एक बार मैं खुद संसद सत्र की कार्रवाई देख रही थी पत्रकार दीर्घा में बैठकर, तो कोई बिल पास हुआ, बड़ा बिल था, महत्वपूर्ण बिल था, बहुत ज्यादा उसमें हो हंगामा हुआ, विपक्षी दलों ने बहुत हंगामा किया, यहाँ तक वेल में आ गए, और आपने लोगों को समझाया और उसके बाद न मानने पे आपने सत्र थोड़ी देर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। आप अपने चेंबर में गए
और जो हंगामा कर रहे थे वो भी आपके चेंबर में आए, और ठीक 5 मिनट बाद आपने सत्र वापस से शुरू किया, वो वापस से शुरू हुई, बिल भी पास हुआ और शांति से हुआ। ये कैसे हुआ? ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। सदन में अलग अलग दल के अलग अलग विचारधारा के लोग चुनकर आते हैं, उनकी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता होती है। अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग बोली है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग समस्याएं हैं। इसीलिए तो चुनौती बड़ी है। इन सारी विविधता के अंदर भी हमारा लोकतंत्र सशक्त मजबूत है, और लोकतंत्र की विशेषता ये होती है कि चर्चा करो, संवाद करो, बातचीत करो और समस्या का समाधान करो। हमने उनकी बात सुनते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और समाधान निकालते हैं। हमारी ये अपेक्षा रहती है कि सदन चले, चर्चाएं हो, संवाद हो, सहमति असहमति हो, लेकिन सदन चलना चाहिए। और देश की जनता भी ये देखना चाहती है कि सदन में व्यवधान नहीं हो, रुकावट नहीं हो, सदन चलना चाहिए। और मैं देश की जनता से हमेशा ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों को, अपने अपने सदस्यों को भी यही आग्रह करें कि आप सदन के अंदर भाग लें, चर्चा करें, संवाद करें, वाद विवाद करें, कानून बनाने के अंदर अपनी राय दें। सहमति असहमति अपनी अपनी विचारधारा से हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की ये विशेषता होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संवाद और चर्चा होनी चाहिए। और मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ, इस बार 107 विधेयक पारित हुए। 107 विधेयक मेरी शायद में इस 5 सत्र के अंदर सबसे बड़ी संख्या में विधेयक पारित बने, क्योंकि संसद का काम कानून बनाने है, राष्ट्रहित में कानून बनाने में। और सबसे बड़ी विशेषता रही कि 1742 आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा सक्रिय भागीदारी कानून बनाने के अंदर माननीय सदस्यों ने निभाई, और उसके साथ साथ ज़्यादा देर तक बैठकर निभाई। तीसरा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जिस विधेयक पर जितना समय आवंटित होता है, उससे देर तक उन विधेयकों पर चर्चा हुई। कोई भी विधेयक हो, आप किसी विधेयक को उठाकर देख लो, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, सारे विधेयकों पर जितना समय आवंटित था उससे ज़्यादा चर्चा हुई, ज़्यादा सदस्यों ने भाग लिया, ज़्यादा देर तक बैठे। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इसी से जुड़ा हुआ बात यह है कि एक फैक्ट चेक करना है कि विपक्ष में आपका जो इतना फेवरेटिज्म है, वो उसकी वजह ये भी है क्या कि पहले होता था कि आप सभी अक्रॉस पार्टी, आप वैसे भी आप अक्रॉस पार्टी सब अब आपके फ़ोन का इंतजार करने लग गए हैं जन्मदिन पे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो टीआरएस हो, या किसी भी पार्टी के व्यक्ति के पास आपका खुद का पर्सनल फ़ोन जाता है उनके जन्मदिन पर या तबीयत खराब होने पर या तमाम चीज़ें। इससे भी एक बॉन्डिंग बढ़ती है, एक तरीका है। वो हमारे सहयोगी हैं, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके सुख में, उनके दुख में हम सहभागी बने, क्योंकि मेरा दायित्व ये होता है कि सभी दलों को साथ लेकर चलें और सभी दलों के माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत परेशानी हो, सार्वजनिक परेशानी हो, उसका कैसे समाधान हो सकता है, उसके लिए कोशिश करना मेरा दायित्व बनता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार से भी मैं जुड़ा रहूं, ताकि ये एक परिवार है हमारा। इस परिवार में एक पीठासीन अधिकारी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मेरी और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं परिवार को सबको साथ लेकर चलूँ। सर, मैंने बहुत सारे ऐसे सांसद देखे हैं जो 5 साल 10 साल संसद में आते हैं, चुप रहते हैं, अपना समय निकाल लेते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान जो सांसद ने कभी बोले नहीं होंगे या बोलने का मौका मिला नहीं होगा या बोलना नहीं चाहते होंगे, जो भी वजह होगी, लेकिन अब वो बोलने लगे हैं, महिलाएं भी बोलने लगी हैं, लोग भी बोलने लगे हैं, सांसद हर क्षेत्र के, हर जगह के। इसके पीछे कोई विजन है कि क्यों सबको बुलवाना है? पहले नहीं बोला करते थे, अब बोल रहे हैं। देखिए, मैंने एक प्रयास किया, जो माननीय सदस्यों से सबसे आग्रह किया कि आप चुनकर आए हैं, आपसे लोगों की बहुत अपेक्षा है, आशाएं हैं, उनकी परेशानियों को आप बताएं सदन के माध्यम से। इसलिए मैंने आग्रहपूर्वक भी सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं अदिति जी, एक दिन के अंदर 161 माननीय सदस्यों ने
शून्यकाल में अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, और मैंने ये अपेक्षा की, सरकार ने भी इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया कि जो विशेष सदन में उठे उन विदेश सवालों का जवाब दिया, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। तो सर, कानून बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब तो आपको लगता है कि आपके इस कार्यकाल में कोई ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें दल बदल को लेकर कुछ सीमाएं होनी चाहिए कि आप आज रात को कहीं और है, दल परसों बदल कानून 19 आ चुका है हमारे। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची का हिस्सा है, बेहतर, जिसमें ठीक है ना। हर कानून बनाने समय कुछ कमियां रह जाती होगी, जिसके लिए हम पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हम बुलाए हैं। उसमें कुछ हमने कमेटी बनाई है जिसके अंदर वो पीठासीन अधिकारी चर्चा कर रहे हैं उसमें कि किस तरीके से हम दल बदल कानून के अंदर जो कमियां हैं उसका एक पूरा विचार विमर्श करके मंथन कर फिर उसका एक नोट बनाएंगे, और फिर राज्य और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा मत ये बनता है कि इस दल बदल कानून में और ये परिवर्तन होना चाहिए। और सभी पीठासीन अधिकारियों का मत है कि दल बदल कानून के अंदर जो पीठासीन अधिकारियों को असीमित शक्तियां दी गई है उसको सीमित शक्तियों के अंदर काम करें। ये हमारी पहली बार कोई शक्तियां बढ़ाने का काम करता है। हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई कि एक सीमित अधिकार हो ताकि हम न्यायपूर्ण तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए लगातार चर्चा करिए। कमेटी जब रिपोर्ट देगी तो हम सरकारों को रिपोर्ट देंगे, और सब जगह से प्रपोज आने के बाद सरकार से अपेक्षा करेंगे दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची है उसमें ये परिवर्तन और होना चाहिए, ताकि जो जिस दल से चुनकर आया, जिस विचारधारा से चुनकर आया, जिस विचारधारा के आधार पर लोगों ने वोट दिया है, वो उसकी विचारधारा में रहकर काम कर सके। क्योंकि उससे संगठन की खूबसूरती खत्म हो गई है। संगठन किसका है, क्या सोचता है, वो खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी स्ट्रेट सवाल आपसे, राजस्थान में जो सियासी खींचतान चल रही है गहलोत वर्सेस पायलट, और हाल ही में बहुत ज्यादा है, तो कैसे देखते हैं आप उसे? मैं आपसे सीधा सवाल, सीधा जवाब। अब ये राजनीतिक व्यक्ति ज्यादा बता सकते हैं, मेरी तो जिम्मेदारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, और मेरी कोशिश तो यही है कि राजस्थान की जनता का कैसे ज़्यादा ज़्यादा कल्याण हो, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे बदला जा सके। क्योंकि राजनीति के अंदर जब हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा जन्म स्थल सब राजस्थान है, और हमारी कोशिश है कि राजस्थान सबसे आगे प्रदेश बढ़े, इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। आखिरी के कुछ 2 सवाल आपसे और मैं लेना चाहूंगी। उसमें एक मुझे बात याद आ गई कि जब भैरव सिंह शेखावत जी के पास फोन गया अटल जी का कि साहब आपको अब दिल्ली आना है और आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, तो भैरव सिंह जी ने बड़े हंसते हुए और व्यंग में उसमें कहा कि आप मुझे दिल्ली बुलाना चाहते हैं, राजस्थान से दूर करना चाहते हैं। तो जब आपके पास फोन आया होगा तो शायद आपके मन में आया ना, पर आपके करीबी लोगों के मन में ऐसा कुछ आया। लेकिन अब जब आपने ये 2 साल संभाल लिए हैं, तो आपको लगा कि आप राजस्थान से दूर हुए या राजस्थान के और करीब आए, या आपने जो राष्ट्र की सेवा का जो ये जिम्मेदारी ली है, किस तरीके से इसको देखते हैं? और साथ में आगे के विजन आपसे जानना चाहिए। जो दायित्व मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसको ठीक से निर्वहन करना चाहिए। मुझे दायित्व मानो लोकसभा अध्यक्ष का दिया है, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से मेरी कोशिश है कि जो दायित्व दिया उसको जनता की भावनाओं के अनुसार काम करें, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम करें, और परिणाम आए, इसका प्रयास रहता है। और राजस्थान की माटी से दूर होने का प्रश्न नहीं उठता। राजस्थान में मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि है, क्योंकि अलग अलग दायित्व मिलता है, उस दायित्व के अनुसार काम करते हैं। अभी मेरे को जो दायित्व मिला है, मेरी कोशिश है कि हम इस लोकतांत्रिक संस्था को और सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों को और प्रतिस्थापित करें, और हमारी संवैधानिक परंपराओं को और मजबूत करें, ताकि इन संस्थाओं को, जो देश में आज भी सबसे गतिशील है, क्रियाशील भारत का लोकतंत्र है, और संसद कानून बनाने से लेकर जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करने की संस्था है, उसको और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसको और सशक्त करने के लिए, हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी किया है, मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं इस संस्था को और सशक्त करूं, मजबूत करूं, पारदर्शी बनाऊं, और एक जिम्मेदारी के साथ काम करूं, और निष्पक्ष होकर काम करूं, सबकी भावनाओं के अनुसार काम करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मुझे निभाने के लिए सबका प्यार से आशीर्वाद मिलता है, ऐसे मिलता रहे। बिल्कुल सर। और जब मैं आज आ रही थी घर से, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप आज अभी कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं लोकसभा स्पीकर का इंटरव्यू करने जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, मैं आपसे लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि वो तो राजस्थान के भी चहेते हैं, और उनके मन में आपके प्रति
और भी बहुत सारे आगे भविष्य के लिहाज से बहुत सारे और पद भी मन में चल रहे थे, आप होते तो क्या जवाब देते? नहीं जी, इसमें सीधा है कि जो दायित्व भी मिला है वो दायित्व निभाएं। राजस्थान का सवाल जहाँ तक है, सभी जिस प्रदेश से आते हैं उनकी कर्म स्थिति होती है, जन्म स्थिति, उसके लिए वो काम करते हैं, करना भी चाहिए उनको। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बड़ी जिम्मेदारी को मुझे ठीक से निभाना चाहिए, यही मेरा दायित्व है। भविष्य के अंदर की संभावनाओं को कभी मैं नहीं देखता, मैं वर्तमान में जीता हूँ और वर्तमान में ठीक से काम करूँ, यही मेरा काम होता है। बातचीत करके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब से ये समझ में आ गया कि कैसे वो विपक्षियों के दिल में बसे, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसको जिस तरीके से बिना नॉन पॉलिटिकल अंदाज से जो जवाब दिए हैं उससे काफी कुछ उनको समझा सकता है। लेकिन साफ उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान में जीता हूं और अब जो अगला जो अभी 3 साल बाकी है उस कार्यकाल में उनको सरलता से लेकिन पारदर्शिता के साथ साथ सभी को साथ लेकर निष्पक्ष होके काम करने हैं और बहुत ऐसे बड़े काम करने हैं जो शायद उन्होंने जाहिर तौर पे साझा नहीं किए लेकिन उनकी प्लानिंग हो चुकी है और अगले 3 साल को आगे देखना होगा कि क्या कुछ बड़े काम और जो राजस्थान के जो चहेते हैं, जो दिल में बसते हैं, उनसे उनके माध्यम से देश को मिलने वाले हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया दिल्ली। नमस्कार।